तो दोस्तों, अगर आप बीएड के पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्जाम पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था निर्देशन यानी कि मार्गदर्शन की परिभाषा के बारे में, मार्गदर्शन है क्या उसके बारे में समझने का प्रयास किया था। अभी हम देखेंगे कि निर्देशन जो होता है यानी कि मार्गदर्शन जो होता है वो किन प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है। क्योंकि देखिए, मार्गदर्शन जब भी किया जाता है अगर वो कुछ सिद्धांतों का पालन करके किया जाए तो जो निर्देशन के उद्देश्य हैं, जो निर्देशन के द्वारा जो लक्ष्य प्राप्त करना वो प्राप्त कर पाना सरल होता है, आसान होता है। तो निर्देशन के सिद्धांत जो है हमें समझने बहुत जरूरी, और यहाँ से आपके परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो प्रश्न के हिसाब से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपको 15 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है किसी और प्रश्न के साथ, या 8 नंबर के प्रश्न में या 2 नंबर के प्रश्न में डायरेक्टली देखने को मिल सकता है। 2 नंबर में पूछा जाए तो जस्ट इनके मेन हेडिंग्स को लिखिएगा, 8 नंबर में पूछा जाए तो जो हम अभी यहाँ डिस्कस करें उसे, और 15 नंबर में पूछ लिया जाए तो इसे आप फिर अपनी आवश्यकता अनुसार विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं निर्देशक। अनेक विद्वानों द्वारा प्रतिपादित निर्देशन के सिद्धांतों का अध्ययन करने के बाद लेखकगण जो होते हैं वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारतीय परिवेश में निर्देशन के अग्रांकित सिद्धांत हो सकते हैं। तो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ज्ञान का सिद्धांत, निर्देशक चाहे कोई भी हो किंतु उसे निर्देशन कार्य आरंभ करने से पूर्व प्रक्रिया का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। ज्ञान के अभाव में निर्देशक गलत निर्देश दे बैठता है, जिसका परिणाम क्या होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कभी कभी बहुत भयंकर हमें परिणाम देखने को मिल सकता है। उदाहरण के लिए मतलब ये बता रहा हूँ कि अगर आप जिनको परामर्श दे रहे, कई बार बता रहे यार गलत ही बता दिया उसको, ये भावना आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जब आप किसी को निर्देशन दे रहे होते हैं तो आप निर्देश दे रहे हैं, इसका मतलब कि व्यक्ति आपकी बातों का पालन करने वाला है, उससे उसके जीवन पर कुछ फर्क पड़ने वाला, वो जो निर्णय लेने वाला है वो महत्वपूर्ण है और आपके निर्देश से उस महत्वपूर्ण निर्णय पर प्रभाव पड़ने वाला है। तो निर्देशन देने से पहले जब आप किसी के जीवन को प्रभावित करने वाले हैं, उसके निर्णय को प्रभावित करने वाले हैं, हो सकता है उसके जीवन पर आपके बहुआयामी प्रभाव पड़े, तो निर्देशन बिल्कुल सकारात्मक होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, और निर्देशन देने की प्रक्रिया से भी निर्देशक को, परामर्श दाता को, मार्गदर्शन प्रदान करने वाले व्यक्ति को पता होना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, हम चले दिल्ली से बनारस के लिए। अब जब दिल्ली से बनारस तक आप आएंगे तो आप हाईवे पकड़ के आ सकते हैं, गांव के रास्ते से शॉर्टकट से भी आ सकते हैं, और हो सकता है आप एक ऐसा रास्ता पकड़ लें जो कि दिल्ली से आपको मुंबई की ओर ले जाता है। आप एक ऐसे ही चौराहे पर पहुंचे जहां पर ये तीनों रास्ते आपको एक जगह दिख रहे हैं जहां से वो कट रहे हैं। अगर आपको कोई सही व्यक्ति बता दे कि बनारस जाने वाला रास्ता कौन है तो आप सही समय से दिल्ली से बनारस तो पहुँच जाएंगे। अगर आप शॉर्टकट जाना चाहते हैं, आपने शॉर्टकट के बारे में पूछा और अगर वो आपको कोई बता दे तो भी आप बनारस पहुंच जाएंगे। लेकिन आपने जिनसे पूछा उसे पता तो नहीं था, लेकिन बस उसने इस बात का ख्याल नहीं रखा, और क्योंकि इस बात को सोच लिया कि इसने मुझसे पूछा है तो कुछ ना कुछ तो बता देना है। अगर उसने इस तरह की सोचकर आपको वो मार्ग बता दिया जो कि दिल्ली से बनारस नहीं बल्कि दिल्ली से मुंबई की ओर जाती है, तो आप सोचिए कि आपका लक्ष्य कैसे होगा, आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। तो ठीक इसी प्रकार से अगर जो परामर्शदाता है वो परामर्श की प्रक्रिया से परिचित नहीं है, उसको परामर्श का अनुभव नहीं है, तो फिर उसे पहले नॉलेज गेन करना पड़ेगा। परामर्श की प्रक्रिया से अपने आप को अवभूत कराना पड़ेगा, अपने आप को परिचित कराना पड़ेगा। पहले परामर्श के गुणों से खुद को जो है परिपूर्ण करे, फिर जाकर जो है दूसरे को परामर्श दे। तो परामर्श देने से पहले व्यक्ति को खुद परामर्श देने की प्रक्रिया से बोल सकते हैं कि परिचित होना चाहिए, परामर्श की प्रक्रिया का उसे ज्ञान होना चाहिए। सार्वभौमिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन, यहाँ पर समझते हैं। देखिए, यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि
आरंभ करने से पूर्व निर्देशक को यह जान लेना चाहिए कि यह प्रक्रिया सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब सभी जगह एक समान इस्तेमाल होने वाली, सभी जगह एक समान इसका प्रभाव दिखना चाहिए। अर्थात निर्देशन की प्रक्रिया सदैव एवं सर्वत्र चलती रहती है। आजीवन चलने वाले इस प्रक्रिया का कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म, जाति, आयु, लिंग एवं स्वभाव आदि का हो, विभेद किए बिना प्राप्त कर सकता। केवल कुसमायोजित और असमायोजित व्यक्ति ही नहीं। तो देखिए, निर्देशन क्या है? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, यानी कि निर्देशन की आवश्यकता हर एक व्यक्ति को पड़ती है। ऐसा नहीं है कि जो आम धारणा होती है कि निर्देशन या परामर्श की आवश्यकता तो जो शारीरिक रूप से विकलांग हो, मानसिक रूप से पिछड़े हों या किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक हीनता से ग्रसित हों या किसी प्रकार से किसी बीमारी से जूझ रहे हों, उन्हें ही मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। ये गलत धारणा है। मार्गदर्शन की आवश्यकता हर एक व्यक्ति को, हर उम्र के व्यक्ति को, संसार में हर एक व्यक्ति को जरूरत पड़ती है, चाहे वो किसी आयु का हो, किसी उम्र का हो। तो सार्वभौमिक आवश्यकता है, हर एक व्यक्ति को पड़ती है। ऐसा नहीं है कि किसी वर्ग विशेष, किसी व्यक्ति विशेष या शारीरिक क्षमता वाले लोगों को ही पड़ती है। सभी व्यक्तियों को परामर्श की आवश्यकता पड़ती है और इस बात को सोचकर समझकर ही जो है निर्देशन दिया जाना चाहिए, निर्देशन की प्रक्रिया को संचालित की जानी चाहिए। निरंतरता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, जो कि हम निर्देशन के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो किसी समस्या विशेष के समाधान के लिए एक बार निर्देशन देने भर से निर्देशन का कार्य समाप्त नहीं हो जाता। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो निर्देशन की प्रक्रिया है, मार्गदर्शन की प्रक्रिया है, यह कोई एक या दो बार संचालित की जाने वाली प्रक्रिया नहीं है। निर्देशन की प्रक्रिया तो लगातार चलती रहती है। मैंने आपको बोला कि व्यक्ति आजीवन कभी न कभी किसी न किसी से कहीं न कहीं निर्देशन लेता ही रहता है। तो ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। तो जब निर्देशक भी यानी कि जो मार्गदर्शक भी है, यानी कि टीचर क्या आपको सिर्फ मैथ्स में, गणित में कोई आरंभिक एक दो टॉपिक पढ़ा के छोड़ देता है और बाकी सारे आप खुद पढ़ लेते हो? नहीं, वो एक टॉपिक पढ़ाता है, फिर अगला टॉपिक पढ़ाता है, फिर उससे संबंधित और टॉपिक पढ़ाता है। इसी तरह किसी भी विषय को जब आप पढ़ते हैं, चाहे आप भाषा का ज्ञान ले रहे हों, चाहे आप जो सामाजिक अध्ययन पढ़ रहे हो या विज्ञान पढ़ रहे हो, खगोल के बारे में जानकारी ले रहे हो या किसी विषय का भी अध्ययन कर रहे हो, आपका जो शिक्षक होता है, आपका जो मार्गदर्शक होता है, वो निरंतर लगातार नई नई चीज़ें आपको सिखाता रहता है ताकि आप निरंतर अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें। तो ये कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं जो एक या दो बार संचालित करने पर समाप्त हो जाए। उपबोध यानी कि निर्देशन प्राप्त करने वाले को समस्या समाधान के लिए जिन परिस्थितियों में निर्देशन प्राप्त हुआ था, बहुत संभव है कि भविष्य में उसे नवीन परिस्थितियों का सामना करना पड़े और पुनः निर्देशक की आवश्यकता पड़े। इतना ही नहीं, नवीन क्षेत्र में भी उपबोध यानी कि जिसे परामर्श की आवश्यकता है, को निर्देशन की बार बार आवश्यकता का अनुभव हो। अतः हम यह कह सकते हैं कि निर्देशन की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। हमने जैसा कि अभी चर्चा किया कि ऐसा नहीं है कि किसी को आपने परामर्श दिया, किसी को मार्गदर्शन दे दिया तो उसकी समस्या का समाधान हो गया, अब उसे आगे जरूरत नहीं। निर्देशन, मार्गदर्शन और परामर्श जीवन की ऐसी आवश्यकताएं हैं जो व्यक्ति को कभी भी और कहीं भी जरूरत हो सकती है इनकी। तो इस बात का ख्याल रखना कि निरंतरता का सिद्धांत लागू होता है परामर्श और निर्देशन की प्रक्रिया में। सामाजिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशियलिटी। निर्देशन कार्य महत्वपूर्ण और कठिन कार्य है। यह कार्य करते समय निर्देशक को ध्यान रखना चाहिए कि निर्देशन का प्रभाव केवल प्राप्तकर्ता पर ही नहीं पड़ता, अपितु इस प्रक्रिया के परिणामों को पूरा समाज भी भोगता है। जी हाँ दोस्तों, अगर देखिए आप समाज में, मैं आपको एक नॉर्मल मूवी का एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक व्यक्ति जो गलत काम कर रहा है, अगर लोग लगातार उसको प्रोत्साहित करें या उसे कोई गलत तरीके से मार्गदर्शन देता है तो उसका परिणाम जो है समाज के अन्य लोगों को भी भोगना पड़ता है। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा होता है तो उसका प्रभाव भी जो है लोगों को देखने को मिलता है। जैसे कि सामाजिक कार्य करता है, जब वो अपने काम करते हैं तो उससे समाज के सभी लोगों को लाभ मिलता है। लेकिन ऐसे लोग जो सामाजिक रूप से अपराधी की श्रेणी में आते हैं, जब वो अपने काम करते हैं और वो लगातार इस तरह के काम करते रहते हैं तो उससे भी समाज को नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ता है। तो सामाजिकता का सिद्धांत हमें समझना पड़ेगा कि निर्देशन देते वक्त इस बात का ख्याल रखना भी चाहिए कि निर्देशन द्वारा जो प्रभाव होगा वो मात्र व्यक्ति को नहीं बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाज को भी प्रभावित करेगा। हो सकता है वो प्रभाव सकारात्मक हो सकता है ये प्रभाव जो है आपका नकारात्मक हो। अतः उस पर समाज की तथा समाज पर उसकी गतिविधियों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, जो कि
निर्देशन प्राप्त करता है। अतः निर्देशक को केवल उन्हीं कार्यों के लिए निर्देशन देना चाहिए जो व्यक्ति की क्षमताओं में विकास करने के साथ साथ समाज के उत्थान में भी सहायक हो। दूसरे शब्दों में कहें तो समाज के लिए घातक कार्यों का निर्देशन नहीं किया जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही गई कि ऐसी चीज़ों के लिए निर्देशन नहीं करना चाहिए, परामर्श नहीं देना चाहिए, मार्गदर्शन नहीं करना चाहिए जिससे कि समाज का नुकसान हो, राष्ट्र का नुकसान हो और व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति का भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान हो। तो निर्देशन की प्रक्रिया को हमेशा सकारात्मक बनाए रखना है और इसे सामाजिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना है। नैतिकता का सिद्धांत, देखिए निर्देशन कार्य करते समय, यहाँ पे देखेंगे निर्देशन कार्य करते समय सामाजिकता के साथ निर्देशक को नैतिकता पर भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। समाज में अनेक कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें सामाजिक होते हुए भी नैतिक नहीं कहा जा सकता। अतः निर्देशक को निर्देशन प्रक्रिया में नैतिकता का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जो काम बताया जा रहा है वो सामाजिक होने के साथ साथ नैतिक भी हो, समाज द्वारा स्वीकार्य भी हो। तो निर्देशन करते वक्त जो भी आप चीज़ें बताएं, ऐसी चीज़ें ना बताएं किसी व्यक्ति को, इस चीज़ों के लिए मार्गदर्शन ना करें जिससे कि फिर अंततः उस व्यक्ति को समाज से जो है बहिष्कार का सामना करना पड़े या समाज द्वारा उस चीज़ को स्वीकृत ना किया जाए। विश्लेषण का सिद्धांत, निर्देशन कार्य करने से पूर्व निर्देशक को परिस्थितियों और समस्या का संपूर्ण विश्लेषण कर लेना चाहिए। जिसको आप मार्गदर्शन दे रहे हैं, जिस स्थिति में आप मार्गदर्शन दे रहे हैं, जिस परिस्थिति के लिए आप मार्गदर्शन दे रहे हैं, इन सभी चीज़ों का मार्गदर्शन प्रदान करने वाले व्यक्ति को पूरा ज्ञान या अनुभव या उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। क्योंकि अनेक बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसमें निर्देशक को निर्देशन प्राप्त करने वाले के द्वारा उन परिस्थितियों और व्यवहारों का वास्तविक ज्ञान नहीं कराया जाता जिनके लिए उसे निर्देशन की आवश्यकता है। परिस्थितियों और व्यवहार के विश्लेषण द्वारा ही निर्देशक वास्तविक स्थितियों का सही आकलन कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सही बात कही गई है कि कई बार जो निर्देशन प्राप्त करने आता है ना व्यक्ति, वो जिस चीज़ के लिए निर्देशन मांग रहा है उससे संबंधित उन परिस्थितियों के, उन स्थितियों को जिसके लिए वो परामर्श मांग रहा है उसको कई बार सही से मार्गदर्शन प्रदान करने वाले व्यक्ति को ठीक से नहीं बताता। उदाहरण के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम शराब बहुत पीते हैं, उदाहरण के लिए मैं अपना ही ले लेता हूँ, मैं पीता तो नहीं, बस उदाहरण ले रहा हूँ कि मान लो मैं बहुत शराब पीता हूँ, मैं बहुत सारी नशे की काम करता हूँ या कुछ भी ऐसी गलत चीज़ें करता हूँ जिससे कि मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, या मैं ठीक से भोजन नहीं करता, मैं बहुत सारा बाहर का खाना खाता हूँ, तैलीय पदार्थ खाता हूँ जिससे कि मेरा जो है स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। अब मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा और उसे मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि मुझे ना 2 दिन से जो है मुझे पाचन संबंधित समस्याएँ हो रही है, मुझे पेट में एसिडिटी हो रही है। तो डॉक्टर जो है सिर्फ इतनी बातों पर मेरे विश्वास करके अगर मेरा इलाज करना शुरू कर दे तो डॉक्टर सही प्रकार से मेरा इलाज नहीं कर पाए, क्योंकि डॉक्टर अनुभवी है तो वो पिछले 10-15 दिनों का मेरा जो व्यवहार है खास तौर पे खाने को लेकर उसके बारे में चर्चा करेगा, उसके बारे में पूछेगा, मेरे जीवनचर्या क्या है, मैं नशा करता हूँ, मैं खाना कैसा खाता हूँ, मैं बाहर का खाना कैसा खाता हूँ, ये सारी चीज़ें वो पूछेगा और तब जाके जो है मुझे सही तरीके से डॉक्टरी सलाह या फिर परामर्श देता है। तो परामर्श देने वाले व्यक्ति को विश्लेषण के सिद्धांत पर, ये नहीं कि हमने आपसे कुछ सहायता मांग ली तो आप डायरेक्ट जितना बोला उतने उसी आधार पर आप सहायता दें। मार्गदर्शक को विश्लेषण करने के बाद स्थिति का, जिस स्थिति के लिए दिया जाए और स्थिति से पूर्व की स्थिति के, हर एक स्थिति का मतलब आगे पीछे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सब कुछ सोच समझ कर जो है फिर निर्देशन का कार्य करना चाहिए। वैज्ञानिकता का सिद्धांत, देखिए प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मेथड, निर्देशन कार्य से पूर्व परिस्थितियों और गतिविधियों का विश्लेषण करने के लिए निर्देशक को आंकड़ों का एकत्रीकरण करने से लेकर मूल्यांकन, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं मूल्यांकन, साक्षात्कार तथा वैज्ञानिक प्रक्रिया को ही अपनाना चाहिए, अन्यथा विश्लेषण के परिणाम में भारी अंतर आ सकता है। बिल्कुल सही तरीके का है, क्योंकि मार्गदर्शन देना है, किसी को परामर्श देना है, किसी को हम सुझाव दे रहे हैं, इन सारी प्रक्रियाओं में हमें जितना ज़्यादा हो सके वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। वैज्ञानिक तरीके से हमें समझना चाहिए, व्यक्ति की आवश्यकताओं को समझना चाहिए, उसकी ज़रूरतों को समझना चाहिए और फिर उसे उसी अनुसार फिर मार्गदर्शन देना चाहिए। सकारात्मकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिविटी, निर्देशक परिस्थिति विशेष में उपभोग का भाववान होता है, यानी कि जिसे सर्विस चाहिए आपकी मार्गदर्शन की, उसके लिए
कभी कभी वह समाज और परिस्थितियों से इतना प्रताड़ित होता चुका होता है कि उसे सोचने समझने की क्षमता भी कुंठित हो जाती है। देखिए कई बार क्या होता है ना, जब व्यक्ति किसी के पास परामर्श के लिए जाता है, इसीलिए लोग जो है सामाजिक गुरुओं, आध्यात्मिक गुरुओं के पास जाते हैं कि समाज द्वारा उनको ऐसी स्थिति में ला दिया जाता है कि वो कई बार बहुत कुंठित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा त्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसी स्थितियों में वह अपने निर्देशक को कोई भी बात बिना सोच विचार के मानने को तैयार होता। अतः निर्देशक का यह दायित्व तो बनता है कि वह निर्देशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को सदैव सकारात्मक निर्देशन ही दे और समाज में उसके समायोजन का प्रयास करे, न कि असमायोजन का। बहुत अच्छी बात कही गई कि कई बार लोग जो होते हैं ना, जो मार्गदर्शन के लिए आपके पास आते हैं, वो मानसिक रूप से इतने स्थिर नहीं होते, सामाजिक रूप से उनकी सोच अभी कुंठित हो चुकी है, व्यक्तिगत रूप से वो शायद अभी ठीक से अपने विचार या निर्णय नहीं ले पाते, इसीलिए आपके पास है। इस स्थिति में आपको उसका फ़ायदा नहीं उठाना है, उसको आप गलत मार्गदर्शन ना दें, बल्कि जो भी सुझाव दें, जो भी मार्गदर्शन दें, वो कुछ इस प्रकार का होना चाहिए जिससे कि वो व्यक्ति जिस समस्या के कारण आपके पास आया है उस समस्या का समाधान कर पाए। समाज में व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर अगर उसे किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो उस समस्या के समाधान में आप मदद करें, ताकि वह वापस जीवन में सफल रहे, वापस समाज का अभिन्न अंग बन पाए और समाज के साथ, अपनी परिस्थितियों के साथ में वो समायोजन स्थापित कर पाए। आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। निर्देशन कार्य करते समय निर्देशक को यह प्रयास करना चाहिए कि उसका उपबोध, यानी कि जो निर्देशन प्राप्त कर रहा है, निर्देशक पर कम से कम निर्भर रहे। देखिए आत्मनिर्भरता, हमारा प्रयास होना चाहिए निर्देशन के कार्य के दौरान, मार्गदर्शन की प्रक्रिया के दौरान, कि आपको उसके ऊपर निर्देशन जिसको दे रहे हो ना, जिसको आप हेल्प कर रहे हो, वो आपके ऊपर निर्भर ना हो, उसे आत्मनिर्भर बनाना है। इसीलिए निर्देशक को अपने मार्गदर्शन प्राप्तकर्ता में ज्ञान एवं विवेक दोनों का विकास करने के साथ उसमें आत्मविश्वास भी बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात और बहुत ही अच्छी बात कही गई है। इसके साथ साथ स्वतंत्रता का सिद्धांत। निर्देशक कभी कभी निर्देशन प्राप्त करने वाले उपबोध्य पर अपने निर्णय थोपने लगता है तथा उसके निर्णय न मानने जाने की दशा में वह उपबोध के प्रति अमानस्य हो जाता है, यानी गुस्सा करने लगता है। किंतु एक अच्छे निर्देशक का कार्य यह है कि वह अपने निर्देशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ निर्देशन दे, उस पर अपने निर्णय थोपे नहीं। अतः निर्देशन प्राप्त करने के पश्चात उसको पूरी तरह मानने, आंशिक रूप से मानने या न मानने की स्वतंत्रता उपबोध्य के पास होनी चाहिए, यानी कि जिसे हम निर्देशन दे रहे हैं वो हमारे निर्देशों का पालन करेगा, पूरी तरह से करेगा या बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये स्वतंत्रता सिर्फ और सिर्फ निर्देशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति के पास होनी चाहिए, ना कि हमें उसके ऊपर ये निर्देशन थोपने चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है। लचीलेपन का सिद्धांत। देखिए निर्देशन कार्य में निर्देशक को सदैव लचीला रुख अपनाना चाहिए, चूँकि निर्देशन एक सामाजिक प्रक्रिया है और समाज की परिस्थितियां निरंतर बदलती रहती है। अतः निर्देशक को भी किसी प्रकार से एक ही निष्कर्ष पर न रुककर सदैव लचीलेपन के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। जैसी परिस्थिति हो, जैसा बदलाव हो रहा है व्यक्ति के जीवन में, सामाजिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, उस बदलाव को समझते हुए हमें जो है निर्देशन की प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। व्यक्तिगत महत्व एवं समानता का सिद्धांत। देखिए प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल। हर एक व्यक्ति अपने आप में अलग होता है, हर एक व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग होती हैं। इस बात को समझते हुए जो है हमें निर्देशन की प्रक्रिया को संचालित करना चाहिए, हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए निर्देशन करना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। जैसे कि हमने यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता, अतः वह अनिवार्य नहीं कि एक व्यक्ति को दिया गया निर्देश दूसरे व्यक्ति के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध हो। निर्देशक को चाहिए कि वह व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग निर्देशन की व्यवस्था करें। तो ये देखिए पॉइंट नंबर 12 और पॉइंट नंबर 13 दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है। माफ करिएगा। संपूर्ण विकास का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ होलसम डेवलपमेंट। निर्देशक का दायित्व होता है कि वो निर्देशन प्राप्त करने वाले की समस्या विशेष का समाधान करे। मात्र इतना ही नहीं, बल्कि उस समस्या के समाधान के अलावा उसके संपूर्ण विकास को भी वो प्रभावित करे, संपूर्ण विकास को भी वो सुनिश्चित करे। तो वास्तव में व्यक्ति की समस्या परस्पर अंतर संबंधित होती है, इसीलिए निर्देशक का उपबोध के समग्र विकास पर ध्यान देना आवश्यक है।
समन्वय का, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखिए सामाजिक जटिलताओं, यहाँ गौर करिएगा इस पॉइंट को कि सामाजिक जटिलताओं एवं, यहाँ पे गौर करेंगे, सामाजिक जटिलताओं एवं भौतिक आवश्यकताओं के बढ़ते हुए भार ने वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति को अस्त व्यस्त कर रखा है। अतः सामाजिक कुसमायोजन भी निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण होता क्या है कि एक ही व्यक्ति को अनेक निर्देशकों से निर्देशन प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी परिस्थितियों में निर्देशकों को परस्पर समय स्थापित यानी कि सामंजस्य स्थापित कर लेना चाहिए। यदि संभव हो तो उसमें से वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्ति को ही महत्व दिया जाना चाहिए। यानी कि देखिए हमें अब जीवन में ना कई प्रकार की समस्याएं होती हैं और इस अलग अलग समस्याओं का समाधान करने के लिए हम अलग अलग लोगों के पास भी जाते हैं। तो जो अलग अलग निर्देशन प्राप्त किया जा रहा है उसमें आपस में सामंजस्य बैठाने का भी प्रयास किया जाना चाहिए। निरपेक्षता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। निर्देश किसी भी व्यक्ति के जीवन को नई राह दिखाने वाला होता है, अतः उसे सदैव निरपेक्ष रहकर निर्देशन कार्य करना चाहिए। निर्देशक को अपनी अभिरुचियों, क्षमताओं, विश्वासों का पूर्वाग्रह से ऊपर उठकर उपबोध यानी कि जो निर्देशन प्राप्त कर रहा होता है का पथ प्रदर्शन करना चाहिए। उसके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए, यानी कि जो निर्देशन प्रदान कर रहा है उसके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि वह उपबोध की परिस्थिति, उसकी रुचियों, क्षमताओं तथा सीमाओं को ध्यान में रखकर उसे संभावित सर्वोत्तम पथ प्रदर्शन दे। यदि वह निरपेक्ष नहीं रहेगा तो वह अपने निर्णयों को दूसरे पर आरोपित करेगा, जिससे वह अपने दायित्व मार्ग से पूर्णतः भटक जाएगा। तो कभी भी अपने निर्देशन प्राप्त करने वाले, निर्देशन की आवश्यकता वाले व्यक्ति के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। गोपनीयता का सिद्धांत, देखिए निर्देशक को निरपेक्ष यानी कि जो आपसे निर्देशन मांग रहा है उसके यहाँ पे देखिए निर्देशक को निरपेक्ष होने के साथ साथ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह उपबोध की किसी भी गोपनीय सूचना को अन्य अभिव्यक्ति के साथ में साझा ना करे। व्यक्तिगत सूचनाओं में कोई रुचि न होने पर भी उसे उन सब सूचनाओं को स्वयं तक ही सीमित रखना चाहिए, क्योंकि यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो अपने साथ साथ दूसरे निर्देशकों के लिए भी वो समस्या खड़ी कर देगा। ये बड़ी बात है कि गोपनीय रखना है, जो भी इन्फॉर्मेशन मिले ना उसको ऐसा नहीं करना कि आप सबके साथ में समय प्रबंधन, देखिए निर्देशन देते वक्त में आपको एक समय प्रबंधन का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा विशिष्टता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ विशिष्टता यानी कि स्पेशलाइजेशन। विविधताओं से भरे इस समाज में समस्याएं भी विविध प्रकार की होती हैं, अतः कोई एक निर्देश सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान कर ले यह तो, अतः निर्देशक को यह विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए कि कार्य विशेष के लिए, जैसे कि शैक्षिक कार्य, व्यावसायिक कार्य, व्यक्तिगत कार्य की बात करें या आयु विशेष से संबंधित बातों करें, जैसे कि बालक, किशोर या युवा, वृद्ध आदि, एवं व्यक्ति विशेष के लिए जैसे कि सामान्य, विशिष्ट आदि अलग अलग निर्देशकों की आवश्यकता हो सकती है। तो हर एक व्यक्ति की निर्देशन और निर्देशकों की अलग अलग आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग। यदि हमने निर्देशन के उपरोक्त सिद्धांत का गंभीरतापूर्वक मनन किया तो हम पाएंगे कि बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए गए निर्देशन कार्य करना असंभव है, बहुत ही कठिन है। अतः अपने कार्य में निपुणता के लिए प्रत्येक निर्देशक को भली भांति प्रशिक्षित होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर आपको बताई जा रही है कि आपको भली भांति प्रशिक्षण लेने के बाद ही जो है निर्देशन का कार्य करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे मिलते हैं नए वीडियो में, जहाँ कि हम डिस्कस करने वाले हैं निर्देशन की आवश्यकता के बारे में।